हेलो दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक साहू है और मैं आपको सीडीपी के बारे में जानकारी दूंगा, उसके चैप्टर के बारे में बताऊंगा। आज हम चैप्टर नंबर पहला पढ़ रहे हैं, विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा क्या कहलाती है, तो ध्यान से देखिए। विकास एक व्यापक और सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। विकास क्या है? जब आप जन्म लेते हैं तब विकास की प्रक्रिया शुरू होती है और जब आपकी मौत होती है तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। यह केवल शारीरिक वृद्धि जैसे ऊंचाई और वजन बढ़ना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक पक्षों में होने वाले सभी गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। तो देखिए, विकास में जो चीज़ें शामिल होती हैं, विकास में सब कुछ आ जाता है। विकास में शारीरिक पक्ष भी आता है, मानसिक पक्ष भी आता है, भावनात्मक पक्ष भी आता है, सामाजिक पक्ष भी आता है, नैतिक पक्ष भी आता है। शारीरिक पक्ष से तात्पर्य है कि आपका वजन कितना है, आपकी लंबाई कितनी है, आपका शारीरिक विकास कैसा है। मानसिक विकास से तात्पर्य यह है कि आप कितने अच्छे से तर्क वितर्क कर सकते हैं, आप समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यह आता है। भावनात्मक विकास से तात्पर्य है कि आप आसानी से गुस्सा नहीं होते हैं, आप शांत स्वभाव के हैं, साथ ही आप चीज़ों को, किसी की भावनाओं को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य यह है कि समाज में आपका रवैया कैसा है, समाज के बारे में आप कैसा सोचते हैं, समाज में रहने वाले लोगों के प्रति आपका क्या नज़रिया है, वह शामिल होता है। और नैतिक पक्ष से तात्पर्य है कि आप किसी चीज़ के बारे में अच्छा बुरा कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। आप किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोचते, या आप किसी के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, यह नैतिक पक्ष कहलाता है। तो विकास में सब कुछ शामिल होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक पक्ष भी शामिल होता है। और विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, अब विकास की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिए, विकास में क्या क्या शामिल है। तो पहला, विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया, यानी लगातार प्रक्रिया। विकास कभी नहीं रुकता है। देखो, विकास कभी नहीं रुकता, यह जीवन भर चलता रहता है। जब आपका जन्म होता है तब से विकास शुरू हो जाता है और जब आपकी मौत हो जाती है तब तक विकास आपका चलता रहता है। यानी विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब है क्रमबद्धता। विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है। उदाहरण के लिए, बच्चा पहले बैठना, फिर घुटनों के बल चलना, फिर खड़ा होना और दौड़ना सीखता है। यानी विकास कुछ निश्चित नियमों का पालन करता है और विकास क्रमबद्ध होता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर बच्चा घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर बच्चा खड़ा होना सीखता है, फिर बच्चा दीवारों को पकड़कर किसी व्यक्ति का सहारा लेकर चलता है और कुछ समय पश्चात वह बिना किसी सहारे के चलने लगता है, यानी स्वयं चलने लगता है। तो विकास क्या होता है? एक क्रमबद्ध होता है, यानी उम्र के अनुसार होता रहता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसा वैसा आपका विकास भी होता जाता है। ठीक है, और देखिए, यह गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। देखिए, विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है और मात्रात्मक होता है। विकास में शारीरिक आकार में वृद्धि मात्रात्मक कहलाती है। देखिए, आपका शरीर कितने तेज़ी से बढ़ता है, आपका वजन क्या है, आपकी लंबाई क्या है, जिसे आप आसानी से तौल सकते हैं, वह मात्रात्मक कहलाता है। साथ ही साथ देखिए, और के साथ साथ कार्य प्रणाली में जटिलता और दक्षता में वृद्धि गुणात्मक भी शामिल है। यानी आप किसी जटिल समस्या को कितने आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में कितना अच्छा तर्क वितर्क दे सकते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में कितनी जटिलता से सोच सकते हैं और किसी जटिल समस्या को कितने आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। यह क्या कहलाता है? गुणात्मक कहलाता है। और देखिए, और क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता। हर व्यक्ति में विकास की गति और तरीका अलग अलग होता है। बिल्कुल सही। कुछ लोगों का शारीरिक विकास अच्छा होता है, कुछ लोगों का मानसिक विकास अच्छा होता है,
कुछ लोगों का शारीरिक विकास कम होता है, मानसिक विकास ज़्यादा होता है। कुछ लोगों का मानसिक विकास ज़्यादा होता है और शारीरिक विकास कम होता है। तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। आप खुद देखेंगे कि कुछ व्यक्ति, कुछ लड़के या लड़की बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे लुकिंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों का पोस्चर यानी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता विकास में शामिल होती है। और देखिए, परस्पर संबंध भी शामिल होता है। विकास में विभिन्न आयाम जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक का विकास दूसरे को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही। देखो, जितना अच्छा आपका शारीरिक विकास होगा उतना ही अच्छा आपका मानसिक विकास होगा, जितना अच्छा आपका मानसिक विकास होगा उतना ही अच्छा आपका सामाजिक विकास होगा, भावनात्मक विकास होगा। देखिए, यदि आप बहुत आसानी से गुस्सा हो जाते हैं तो आपका भावनात्मक विकास अच्छा नहीं कहलाएगा, साथ ही आपका सामाजिक विकास भी अच्छा नहीं कहलाएगा। क्योंकि यदि आप जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं तो आप समाज में ज़्यादा अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और यदि आप जल्दी तरीके से गुस्सा हो जाते हैं तो आपकी मानसिकता का विकास भी आसानी से नहीं हो पाएगा, यानी आप बहुत जल्दी टेंशन में आ जाएंगे। यदि बहुत जल्दी आप टेंशन में जाएंगे तो आपका शारीरिक विकास भी अच्छे से नहीं होगा। क्योंकि जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जो लोग ज़्यादा विचार विमर्श करते हैं, जो ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, उनका शारीरिक विकास कम होता है। कुछ लोगों का ज़्यादा भी होता है, यह भी आप देख सकते हैं। और देखिए, विकास जो होता है वो बहुआयामी और प्रासंगिक होता है। विकास कई आयामों में होता है और यह व्यक्ति के परिवेश और अनुभवों से प्रभावित होता है। देखो, व्यक्ति का परिवेश जितना अच्छा होगा और उसके अनुभव जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उसका विकास उतना ही अच्छा होगा। लेकिन यदि बच्चे का परिवेश ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी उसको ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, साथ ही बच्चे के जन्म के समय से ही उसको ज़्यादा अच्छे अनुभव नहीं मिल रहे हैं, तो उसका विकास भी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए विकास में परिवेश का और आपको होने वाले अच्छे अनुभव और बुरे अनुभव का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, यह बात याद रखिएगा। तो विकास में क्या ज़रूरी है, परिवेश भी शामिल है और अनुभव भी शामिल है। देखो, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी और अनुभव। विकास परिपक्वता यानी आनुवांशिक रूप से निर्धारित परिवर्तनों और अनुभवों यानी पर्यावरण के साथ बातचीत के परिणाम है। देखो, जो विकास होता है वह वंशानुक्रम और पर्यावरण का गुणनफल होता है। जितना ज़्यादा आपका आनुवांशिक अच्छा होगा और जितना ही ज़्यादा आपको अच्छा पर्यावरण मिलेगा, आपका विकास उतना अच्छा होगा। यदि आपका आनुवांशिक अच्छा है लेकिन आपको पर्यावरण ज़्यादा अच्छा नहीं मिला तो आपका विकास स्लो होगा। यदि आपको अनुभव अच्छे मिले, यानी आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिला, आपको पर्यावरण अच्छा मिला और आपका आनुवांशिक विकास यानी आनुवांशिकता थोड़ी वीक है, तो आपका विकास थोड़ा स्लो होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं होगा। इसी प्रकार कहा जाता है कि जो विकास होता है वो एनवायरनमेंट और वंशानुक्रम का क्या होता है, गुणनफल होता है। और देखिए, अब अधिगम यानी लर्निंग, यानी आप किसी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से सीखते हैं, आप किसी चीज़ की जटिलता को कितने आसानी से हल कर सकते हैं, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका अधिगम। तो देखिए, अधिगम या सीखना व्यवहार, ज्ञान और कौशल में अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहलाता है। देखिए, आप जो अधिगम सीखते हैं या आप जो लर्निंग करते हैं वह आपका स्थायी परिवर्तन कहलाता है। जैसे आप गाड़ी सुधारना सीखते हैं तो आप गाड़ी सुधारना पूरे तरीके से सीखेंगे तो वह स्थायी परिवर्तन होगा। यदि आप कोई पेंटिंग सीखते हैं और पेंटिंग को पूरी तरीके से सीखते हैं तो वह आप पेंटिंग के नए आयाम सीखते हैं तो आपका पेंटिंग का क्या होगा, स्थायी परिवर्तन होगा। गाड़ी को सुधारना भी स्थायी परिवर्तन होगा। यदि आप सीडीपी को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप सीडीपी के अलग अलग रूलों को, नियमों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उनको जीवन में अप्लाई करते हैं तो वह परिवर्तन भी स्थायी होगा। यानी आप आसानी से किसी को समझ पाएंगे, उसको देखकर, उसको सुनकर, उसकी बातों को जानकर आप उसमें आसानी से उसका आप क्या कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो अधिगम क्या होता है, स्थायी परिवर्तन आता है। देखिए, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है
जिसके माध्यम से व्यक्ति नए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करता है। यानी अधिगम से व्यक्ति में क्या होता है, नए ज्ञान का सर्जन होता है, नए कौशल का सर्जन होता है और नए दृष्टिकोण का विकास होता है। जैसे आपने गाड़ी सुधारना सीखा, तो जब जैसे कोई आपके पास गाड़ी लेके आएगा तो आप गाड़ी की हालत देखकर या उसकी आवाज़ को सुनकर आपको ज्ञान हो जाएगा कि गाड़ी में क्या समस्या है। अब आपने गाड़ी को सुधारना सीखा तो आपने कौशल को सीखा, तो अब गाड़ी में किन चीज़ों की आवश्यकता है या पेंटिंग में क्या सुधार की आवश्यकता है, यह कौशल के अंतर्गत आता है। अब गाड़ी में और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पेंटिंग को कितना बेहतर तरीके से बना सकते हैं, यह दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। और देखिए, यह केवल रटकर याद करना नहीं है। यदि आप किसी चीज़ को रटकर याद करते हैं तो वह अधिगम नहीं कहलाता है, बल्कि इसमें समझ, तर्क और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। तो अधिगम में क्या होती है, आपकी समझ विकसित होती है कि किसी चीज़ को कितना बेहतर तरीके से करना है, इसमें क्या गलतियां हैं और इसमें क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, यह समझ कहलाती है। तर्क क्या है, किसी समस्या को हल करने का तरीका, कि आप समस्या को किन तरीक़ों से हल कर पाते हैं, समस्या को कितने जल्दी आप हल कर पाते हैं और समस्या किन कारणों से हुई है, यह तर्क कहलाता है। बाकी समस्या को हल करना इसमें शामिल होगा तर्क के अंतर्गत और समझ के अंतर्गत। जितनी अच्छी आपकी समझ होगी, जितनी अच्छी आपकी तर्क होगी, आप समस्याओं को उतने आसानी से क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे और समस्या को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और देखिए, विकास और अधिगम, विकास और अधिगम के बीच संबंध क्या है। देखो, विकास और अधिगम एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। यानी विकास के बिना अधिगम संभव नहीं है और अधिगम के बिना विकास संभव नहीं है। यह एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। और देखिए, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, यदि आपका विकास अच्छा होगा तो आपका अधिगम अच्छा होगा, यदि आपका अधिगम अच्छा होगा तो आपका विकास भी अच्छा होगा। इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार विकास और अधिगम एक दूसरे के क्या हैं, आप गुणनफल समझ सकते हैं। अब देखिए, और क्या है, अधिगम को विकास प्रभावित करता है। बिल्कुल, अधिगम क्या करता है, विकास को प्रभावित करता है। यानी यदि आपका अधिगम अच्छा नहीं होगा तो आपका विकास भी अच्छा नहीं होगा। यदि आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आपका मेंटल विकास भी नहीं हो पाएगा, आपकी बोलने की क्षमता भी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आ पाएगी। यदि आप बुकों को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा साइकोलॉजी को नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छे वक्ता नहीं बन पाएंगे, आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, आप किसी के विचारों को बोलने के तरीके से उनका मानसिक विकास नहीं समझ पाएंगे। तो अधिगम क्या करता है, विकास को प्रभावित करता है और विकास क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। और देखिए, ज्ञान का विस्तार, सीखने से व्यक्ति नए ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी चीज़ को सीखेंगे तो उसके बारे में आप क्या करेंगे, नया ज्ञान प्राप्त करेंगे और नए कौशल को प्राप्त करेंगे। यानी उन चीज़ों में क्या सुधार किया जा सकता है, उस समस्या को कितने आसानी से हल किया जा सकता है और आगे चल के क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, यह नए ज्ञान के द्वारा आप सीख सकते हैं। और देखिए, उसके मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है। तो देखिए, ज्ञान का विस्तार जितना ज़्यादा होगा, आपका मानसिक और संज्ञानात्मक विकास भी उतना ज़्यादा ही अच्छे से होगा। आप अपने गुस्से पर कैसे काबू कर पाएंगे, आप दूसरे के गुस्से को कैसे शांत कर पाएंगे, आप दूसरे की जिज्ञासा को कैसे शांत कर पाएंगे, किसी दूसरे की प्रॉब्लम को कितने आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, यह मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। और देखिए, उदाहरण क्या है, उदाहरण के लिए पढ़ना सीखने से बच्चे की भाषा और सोच का विकास होता है। ये आप अपने आप में ले सकते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपकी भाषा का उतना ज़्यादा विकास होगा, साथ ही आपके ज्ञान का उतना ही ज़्यादा विकास होगा। जैसे मोटिवेशनल बुक हुई
या ज्ञानवर्धक बुक हुई या ऑटोबायोग्राफी की बुक हुई या ज़्यादा नहीं तो CDP की बुक ले लीजिए। जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपको पता ये चलता है कि किस प्रकार बोलना है, किन तरीक़ों से आपको बोलना चाहिए, किसी को खुश करने के लिए क्या बोलना है, किसी को गुस्सा करने के लिए क्या बोलना है, किसी के गुस्से को शांत करने के लिए क्या बोलना है। ये सब भाषा का विकास किससे आता है, पढ़ने से आता है। अब देखिए और देखिए, अब है सामाजिक भावनात्मक विकास। बिल्कुल सही, अधिगम से सामाजिक भावनात्मक विकास होता है। अधिगम के माध्यम से बच्चे सामाजिक व्यवहार, नैतिक मूल्यों और भावनात्मक नियंत्रण सीखते हैं। बिल्कुल सही बात। देखिए, नैतिक मूल्यों को सीखते हैं अधिगम के द्वारा। जब आप उनको अधिगम कराएंगे तो वह नैतिक मूल्य क्या सीखेंगे कि समाज में किन चीज़ों को करना चाहिए, समाज में किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, प्लस किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। दूसरा, सामाजिक व्यवहार, समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जिससे आपको सम्मान प्राप्त हो, और समाज में किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए जिससे आपको निराशा प्राप्त हो या आपको असम्मान प्राप्त हो। तो यह सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा, सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आएगा और नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आएगा। अब और देखिए, अब है भावनात्मक नियंत्रण। देखिए, अधिगम के द्वारा आप अपने गुस्से पर काबू करना सीखते हैं, दूसरों से किस प्रकार बोलना। अब जैसे किसी ने आपसे कुछ गलत बोल दिया, यदि आपने भी उस व्यक्ति को गलत बोल दिया तो हाथापाई हो जाएगी। तो किसी के गुस्से को शांत करने के लिए यही भावनात्मक नियंत्रण कहलाता है। साथ ही अपने गुस्से को शांत करने के लिए आपको भावनात्मक विकास और भावनात्मक नियंत्रण की आवश्यकता होती है कि किससे किस प्रकार बात करनी है, किस व्यक्ति की बात पर किस प्रकार रिप्लाई देना है। यह भावनात्मक नियंत्रण हम क्या करते हैं, सीखते हैं। देखो, खेल के माध्यम से बच्चे सहयोग सीखते हैं। तो देखो, समाज में सहयोग बहुत ज़रूरी है। जब आप विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो सहयोग बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। यदि कोई व्यक्ति को कुछ चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है और आपको वह समझ में नहीं आती है, तो जिस व्यक्ति को यह चीज़ समझ में आई, यदि वह आपका सहयोग करता है तो आपका अधिगम तीव्र होता है। तो खेल के द्वारा क्या सीखते हैं, सहयोग सीखते हैं। अब देखो, प्रतिस्पर्धा भी सीखते हैं। एक फ्रेंडली प्रतिस्पर्धा, इस प्रतिस्पर्धा बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी से प्रतियोगिता करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा करना ज़रूरी है, पॉजिटिव सही तरीके से प्रतिस्पर्धा करना ज़रूरी है कि प्रतिस्पर्धा में आप किसी के साथ गलत ना करें, उसके साथ गलत व्यवहार ना करें, उससे जेलसी ना करें, जबकि प्रतिस्पर्धा पॉजिटिव होनी चाहिए। आप जिससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं उसके प्रति आपके अंदर सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छे से बातचीत करना होना चाहिए। अब देखिए और क्या है, नियमों का पालन करना सीखते हैं। खेल में आप नियमों को सीखते हैं। जैसे आप वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं या फिर शतरंज खेलते हैं, सब गेम नियमों के तहत सीखते हैं। तो इसी प्रकार खेलों के द्वारा आप नियमों को पालन करना सीखते हैं कि समाज में किन नियमों को मानना चाहिए, आध्यात्मिक तौर पर किन नियमों को मानना चाहिए। यदि आप किसी देश में या किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो किन नियमों का पालन करना चाहिए, आपको किन नियमों का पालन न करने पर आपको क्या सज़ा प्राप्त होगी, यह भी खेल आपको सिखाता है। और देखिए, इससे उनका सामाजिक विकास होता है। बिल्कुल सही, आपका सामाजिक विकास भी, मानसिक विकास भी, चारित्रिक विकास भी, व्यवहारिक विकास भी और आपका मनोसामाजिक विकास भी, और यह सब भावनात्मक विकास भी किसके द्वारा होता है, अधिगम के द्वारा होता है, खेल के द्वारा होता है, पढ़ाई के द्वारा होता है। और देखिए, अब है व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास। व्यक्ति विभिन्न कौशल और ज्ञान प्राप्त करके अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही, जिस प्रकार का आप अधिगम करेंगे आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। जिस प्रकार का अधिगम करेंगे आप वैसे ही कौशल को सीखेंगे, वैसा ही ज्ञान प्राप्त करेंगे और उस ज्ञान के द्वारा आप व्यावसायिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जिस प्रकार यदि आप खेल को सीखते हैं तो आप खेल के कौशल को प्राप्त करेंगे,
खेल के ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे और आप खेल में आगे बढ़ पाएंगे और खेल को आप यदि व्यवसाय के तौर पे लेंगे तो आप उससे पैसा कमा पाएंगे। दूसरा, यदि आप गाड़ी सुधारना सीखते हैं तो गाड़ी सुधारने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है, गाड़ी को ठीक करने के लिए किन ज्ञान की आवश्यकता है, यदि आप ये सीखते हैं तो गाड़ी सुधारने का आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, गाड़ी बनाने का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप पैसे कमाएंगे और आपका जीवन अच्छा होगा। साथ ही क्या होगा, इससे उसका समग्र विकास होता है। बिल्कुल सही, अधिगम के द्वारा आपका क्या होता है, समग्र विकास भी होता है। यदि अधिगम नहीं होगा तो ना आपका मानसिक विकास होगा, ना व्यवहारिक विकास होगा, ना सामाजिक विकास होगा, ना शारीरिक विकास होगा। इन सभी प्रकार के विकास को ही समग्र विकास के अंतर्गत गिना जाता है। तो जितना अच्छा आपका अधिगम होगा, आपका समग्र विकास भी उतना ही अच्छा होगा। यदि किसी चीज़ में कमी होगी तो आपका समग्र विकास नहीं हो पाएगा। यदि आपका शारीरिक विकास वीक है, कमज़ोर है, तो आपका मानसिक विकास भी कमज़ोर होगा, आपका सामाजिक विकास भी कमज़ोर होगा। यदि आपका मानसिक विकास कमज़ोर है तो आपका शारीरिक विकास भी उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा और आपका मनोसामाजिक विकास भी नहीं हो पाएगा। तो समग्र विकास के लिए हर प्रकार का विकास होना आपका ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह पहला पार्ट है, इसके और मैं आपको पार्ट लाने की कोशिश करूँगा। तो आपको वीडियो में क्या पसंद आया कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं वीडियो को और बेहतर तरीके से क्या करूं, मैं वीडियो में क्या गलती कर रहा हूं, आप ये भी बताइए। मैं वीडियो को कितना अच्छे तरीके से बना पाऊं, मैं कितने अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊं और पढ़ाई के दौरान मैंने क्या गलती की है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, जिससे मैं वीडियो को अच्छा बना पाऊं और आगे जाके मैं और अच्छा पढ़ा पाऊं। यह सब कुछ आपके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। इन चीज़ों में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फैमिली के जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो आप हमारी एक फैमिली हैं। वंदे मातरम। धन्यवाद। भारत माता की जय।